नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू MPPSC उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज मैं सारे सवाल जो भी भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेके हैं उनका जवाब दूंगी। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएंगी अब से हम इसे कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे ताकि आप जो हो रहा है इंडिया में साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे उसको अच्छे से जान सकें। देखो, MPPSC भी आजकल काफ़ी हद तक UPPSC जैसा होना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली दोज करंट अफेयर्स दैट आर MP स्पेसिफिक। तो जो कमल मौला मस्जिद और भोजशाला कॉम्प्लेक्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, उस पे आज का हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। आपको ये सेशन कैसा लगा आखिर में मुझे बता दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक किस प्रकार से, इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक। सी, MPPSC is, as I said, trying to become like UPSC, so we have tailored this particular class accordingly. हमें जानना पड़ेगा भोजशाला कॉम्प्लेक्स के बारे में, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इसे कब कन्वर्ट किया गया था into a mosque. We will also know about who built it and why is ASI trying to survey it. Why was ASI asked, the Archaeological Survey of India was asked to survey this? Why? And what about the Places of Worship Act 1991? ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद इन 6 वीक्स एक साइंटिफिक सर्वे करेगा भोजशाला कॉम्प्लेक्स या फिर भोजशाला कॉम्प्लेक्स कमल मौला मस्जिद मॉस्क की। तो उसके ऊपर एक सवाल उठाया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा। वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन आया कि हम इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन पे कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक सर्वे ज़रूर करेगा भोजशाला कॉम्प्लेक्स कमल मौला मस्जिद की। पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने ये कहा है कि वहाँ का फिजिकल कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप वहाँ का सर्वे करिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बोला है, आप सर्वे करिए, साइंटिफिक तौर पे करिए, जानने की कोशिश करिए कि इसका एक्चुअल कैरेक्टर था क्या, क्योंकि ये किसी भी संस्कृति के लिए जानना ज़रूरी है। पर वहाँ का फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक्सकवेशन में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रिफ्यूज़ कर दिया है कि आप उसका मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि वहाँ का कोई साइंटिफिक सर्वे ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कैरेक्टर चेंज कर दिया जाए उसके बाद। पर ऐसा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नहीं, साइंटिफिक सर्वे कर सकते हैं पर फिजिकल एक्सकवेशन ऐसे ना हो कि कोई भी कैरेक्टर चेंजेस आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही राम जन्मभूमि पे और अब ज्ञानवापी मस्जिद पे भी काफ़ी साइंटिफिक सर्वे के थ्रू ये बताया कि हाँ, इसका नेचुरल कैरेक्टर जो कि किसी और रिलीजियस ग्रुप का था अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे एक विवाद खड़ा हुआ है कि अब क्या ज़रूरत हो गई कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स कमल मौला मस्जिद मॉस्क को यहाँ पे सर्वे करने की ज़रूरत पड़ी। क्या किसी भी प्रकार का कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिल सकता है? ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सर्वे विद इन 6 वीक और ये साइंटिफिक सर्वे होगा। सबसे बड़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपसे MPPSC ये पूछ सकता है कि इसे बनाया कब गया था। भोजशाला यानी कि ये बेसिकली भोजशाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कविराज भोज, जिनको कविराज कहा जाता था, स्कॉलर किंग थे। स्कॉलर किंग होने की वजह से ये विद्या को या फिर आपकी जो नॉलेज पावर होती है उसको बहुत महत्व देते थे। तो इन्होंने भोजशाला कॉम्प्लेक्स बेसिकली 11th सेंचुरी में बनाया था। ये किंग भोज या राजा भोज, जिनको हम कविराज कहते हैं, कविराज कहते हैं क्योंकि ये एक स्कॉलर किंग थे, बहुत नॉलेजेबल थे और नॉलेज को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो भोजशाला कॉम्प्लेक्स इन्होंने 11th सेंचुरी AD में बनाया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसको चेंज कब किया गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कथित तौर पर कहा भी जाता है कि अभी जो हिंदू टेम्पल के स्लैब यूज़ हो रहे हैं, जिन चट्टानों पे, जिन स्लैब्स पर, ईंटों पर इन्हें बनाया गया है, उन पे अभी भी संस्कृत और प्राकृत फ्रेजेस लिखे हैं। संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और इन्हीं स्लैब्स का इस्तेमाल करके कमल मौला मस्जिद बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कथित तौर पर कि इसे 13th-14th सेंचुरी में
चेंज कर दिया गया था। बाय हुम? बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग हिज rule, the Khilji dynasty's rule in 13th 14th century. The nature of the Bhojshala complex was changed and turned it into a mosque. This has been alleged. ये कथित तौर पे बोला जा रहा है, ठीक है। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष कहता है, the Muslim side says that this is a mosque, ठीक है। ये चीज़ समझनी है ज़रूरी कि ये एक मॉस्क है और हमेशा से रहा है। पर हिंदू साइड कहता है कि ये वाग देवी का या फिर गॉडेस सरस्वती का मंदिर हुआ करता था। गॉडेस सरस्वती या फिर गॉडेस वाग देवी का मंदिर हुआ करता था, ठीक है। और वाग देवी का सीट क्या होता है? सीट ऑफ पावर क्या होता है? लोटस। तो इसी वजह से ये कमल मौला मॉस्क या कमल मौला मस्जिद इसका नाम पड़ा। तो ये सारी छोटी बट वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। जब भी आप MPPSC देने जाएंगे तो ये सारी वेरी नुक्स एंड कॉर्नर्स हमें जानने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे यही एक इशू चल रहा है कि मुस्लिम पक्ष कुछ और कह रहा है, हिंदू पक्ष कुछ और कह रहा है। और इस डिस्प्यूट का ओरिजिन बेसिकली अर्ली 2000s से शुरू हुआ है, जब राइट विंग गवर्नमेंट, राइट विंग क्षेत्र जो थे, राइट विंग पार्टीज जो थी, वो चाह रही थी कि कमल मौला मॉस्क जो है उसको हटा के वहाँ भोजशाला कॉम्प्लेक्स या वाग देवी का मंदिर होना चाहिए। इनका कहना ये है कि पूरी तरह से कैरेक्टर चेंज कर दिया गया और ये जो नमाज का अरेंजमेंट हुआ है, एवरी फ्राइडे ये वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, इसे बंद कर देना चाहिए, शुड बी क्लोज्ड। ये सबसे बड़ी मांग है इनकी। दूसरी मांग ये है कि ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे गॉडेस सरस्वती का आइडल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले हुआ करता था और अब नहीं है। आइडल रखना चाहिए, ठीक है, टू बी इंस्टॉल्ड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये सारी बातें जब पता चली तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन किया कि हम कोई अरेंजमेंट तो कर सकते हैं जिसमें हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष, द हिंदू पार्टी एंड द मुसलमान पार्टी, बोथ शुड बी हैप्पी दैट द कमल मौला मस्जिद एंड द भोजशाला कॉम्प्लेक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर देयर बेटरमेंट। मतलब ये इनके लिए हम इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार से दे सकते हैं कि एवरी ट्यूसडे, ये अप्रैल 2003 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक अरेंजमेंट बनाई कि एवरी ट्यूसडे यहाँ पे पूजा परफॉर्म होगी, ठीक है, और एवरी फ्राइडे यहाँ पे नमाज होगी, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट, टेम्पररी अरेंजमेंट बना दिया गया था, यहाँ पे नमाज होगी। बट इससे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस बिल्कुल खुश नहीं था। तो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मई 2022 में कहा कि यहाँ पे बिल्कुल भी किसी प्रकार की नमाज नहीं पढ़नी है। नो सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट शुड बी देयर दैट अलाउज नमाज। अदर थिंग दैट यहाँ पे भोजशाला सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए, ना कि मुसलमानों के लिए। दूसरी चीज़ ये कही गई थी हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस द्वारा कि यहाँ पे गॉडेस सरस्वती का एक आइडल होना चाहिए, क्योंकि पहले के जो धर के रूलर्स थे, धर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ के रूलर्स ने यहाँ पे गॉडेस सरस्वती की स्टैचू रखी थी 1034 में, पर ये लंदन, ये ब्रिटिशर्स द्वारा लंदन ले जाई गई थी। और ये कब हुआ था? 1857 में। तो इसको साइट करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पहले स्टैचू हुआ करती थी, पर इसे ले गए थे कौन? ब्रिटिश ले गए थे, द ब्रिटिश टुक इट अवे। दैट इज़ वाई यहाँ पे फिर से हम एक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ऐसा मानना है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का और जो बाकी राइट विंग पार्टीज़ हैं उनका भी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे है भोजशाला कॉम्प्लेक्स और यहीं पे है टूम्ब ऑफ कमल अल दीन। तो कमल अल दीन का नाम इसी भोजशाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वाग देवी टेम्पल था, उसी पर कमल मौला मस्जिद का नाम पड़ा है। इसे 13 से 14वीं शताब्दी में 13-14 सेंचुरी एडी में चेंज करके, ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है, दिस इज़ अलेजेड, ये सारे एलिगेशंस हैं, ठीक है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाते कोर्ट में तो सारे एलिगेशंस ही माने जाएंगे। तो एलिगेशन ये लगाया गया कि इसको पूरी तरह से बदल दिया गया और स्लैब्स जिस पे अभी भी संस्कृत और प्रकृत लिखी हुई है
उसका इस्तेमाल करके इस मस्जिद को बनाया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि क्या पहले ये कभी मंदिर हुआ करता था या हमेशा से ये मस्जिद ही हुआ करता था। ठीक है, ये धर्म है। अगर हम बात करें किंग भोज के बारे में, राजा भोज के बारे में, वो परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, परमार साम्राज्य के थे और इनको राजा भोज परमार भी कहा जाता था। इनका प्यार से नाम लोगों ने कविराज भी रखा था। क्यों? क्योंकि ये कविताएं लिखते थे, स्कॉलर किंग थे और ये इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी पब्लिश की थी। मेनी बुक्स वर पब्लिश्ड बाय हिम सच एज सरस्वती कंथाभरण, श्रृंगार मंजरी, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, चारु चर्चा। सो दीज काइंड ऑफ बुक्स वर रिटन बाय हिम। ये धर्म है, ये आपको याद रखना है। धर इनका एक्चुअली कैपिटल भी हुआ करता था और यही पूरी परमार डायनेस्टी का जो मालवा एरिया था उसका हब हुआ करता था। तो राजा भोज एक स्कॉलर किंग थे जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, क्योंकि बुक्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बुक्स भी दिखा दी थी। दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि इनका कैपिटल क्या था। बेसिकली धर नगर बोला जाता था, अब तो धार डिस्ट्रिक्ट है। इनका जो परमार किंगडम था कहाँ तक फैला हुआ था, ये विदिशा इन द ईस्ट से लेके साबरमती रिवर इन द वेस्ट एंड फ्रॉम चित्तौर इन द नॉर्थ टू कोंकण इन द साउथ, विच इज़ अ वेरी बिग एम्पायर। तो काफ़ी बड़े एम्पायर के ये किंग रहे हैं। अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, मतलब आप मुझे बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगी, आपको मुझे बताना होगा कि जो राजा भोज थे वो कौन से चोला किंग के कंटेम्प्रेरी थे। मतलब एक और चोला साम्राज्य के राजा थे, चोला डायनेस्टी के राजा थे जो राजा भोज के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। उनके साथ ही वो शासन कर रहे थे जिस काल में वो शासन कर रहे थे। द रूल विच वॉज बींग रूल्ड बाय किंग भोज, at what time the same king of Chola dynasty existed। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजेंद्र चोला है या राजा चोला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे क्यों कर रहा है। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत काम करता है, मतलब पावर इससे इसको मिलती है 1958। और उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि साइंटिफिक सर्वे ऐसी जगहों का करना ज़रूरी है जहाँ पे डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं। तो 1958 का ये जो एक्ट है, एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स एक्ट, अंडर दिस द पावर हैज़ बीन गिवन टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू कंडक्ट साइंटिफिक सर्वे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ ये ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ट्रू नेचर ऑफ एनी रिलीजियस एरिया जानना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर। तो उसी का ध्यान रखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको सर्वे करना शुरू किया। दूसरी चीज़, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक और एक्ट है जो कि ऑफकोर्स इसे चैलेंज कर सकता है। मान लो, ऐसा कथित तौर पर अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं कि मुसलमान पक्ष ने एक हिंदू टेम्पल को या हिंदू बेसिकली स्कूल को चेंज करके मस्जिद बना लिया, तो यहाँ पे एक मांग आ जाएगी, एक डिमांड आ जाएगी दैट वी हैव टू ओवरटर्न दिस कैरेक्टर, यानी कि अब हमें मॉस्क से इसे क्या बनाना होगा, एक टेम्पल बनाना होगा। सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम because the Places of Worship Act of 1991 says that if any place existed of any religious nature that cannot be changed, यानी कि अगर हम बात करें कट ऑफ डेट की, it has given a cut off date of 15th August 1947. So this act says that if any religious place, be it a church, a mosque, a temple, a gurudwara, if it stands so by this date then it cannot be changed। पर इसमें अयोध्या को स्पेसिफिकली एक्सेप्शन के तौर पे माना गया था। तभी हमने देखा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ उसके बाद वो चेंज होकर राम मंदिर बन गया। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बना था, बीजेपी तब क्वेश्चन कर रही थी, बहुत सारे राइट विंग पार्टीज ये क्वेश्चन कर रही थी कि मथुरा और काशी को इसमें क्यों नहीं रखा गया है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर इसको बाय एनी हाउ अगर ये डिसाइड हो जाता है दैट इट वाज अ हिंदू टेम्पल, इट वाज नॉट अ मॉस्क, डिमांड्स विल अराइज
कि अब इसको चेंज करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, मॉस्क से टेम्पल बनाना पड़ेगा या फिर एक हिंदू स्कूल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में इसी बेसिस पे जाएगा। ये इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसलिए रखा गया था, तब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। पीवी नरसिम्हा राव जिस प्रकार से वहाँ कम्युनल वायलेंस हो रहे थे पूरे देश में, ही वॉज वेरी अपसेट विद दैट। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से कम्युनल वायलेंस हर क्षेत्र को लेके, हर मस्जिद और मंदिर की लड़ाई को लेके बढ़ता चला जाए। इसीलिए उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाया था कि पहली बात तो हमको कन्वर्ट नहीं करना है कोई भी जगह, अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही रहे, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहे, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा ही रहे, चर्च है तो चर्च ही रहे, तो इसका कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी रिलीजियस नेचर है उस जगह का, उसको मेंटेन और प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे एक और आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 फ्रीडम देता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमको अपना रिलीजन अगर फॉलो करना है तो हम बिना किसी डर के, बिना किसी धमकावे के फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 दोनों आ सकता है। दोनों एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है अगर ये डिमांड आए कि हमें चेंज कर देना चाहिए इसका कैरेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में मैं उन बच्चों का नाम प्रोनाउंस करूंगी हु विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द भोजशाला टेम्पल कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड? इंदौर, भोपाल, धार, बुरहानपुर। ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। ज़रूर आइएगा कल की क्लास फिर से देखने। थैंक यू वेरी मच।